हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग। सगड़ा ही स्वस्थ सुरक्षित। वेरी नाइस। ओके, देखिए हमने लास्ट लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग शुरू किया था। मैं देखता हूं, हाँ बस सही है, चलो। तो लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर शुरू कर दिया है और उसमें हमने डिस्कस किया था कि कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं और उनका एनर्जी लेवल क्या क्या होता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। मैंने बोला था कि केमिकल बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को आप प्राइमरी बॉन्ड भी बोल सकते हो, वीक बॉन्ड को आप सेकेंडरी बॉन्ड बोल सकते हो। प्राइमरी बॉन्ड जो है वो एटम्स के बीच में होता है, जबकि सेकेंडरी बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है ना। अगर प्राइमरी बॉन्ड में हम एग्जांपल्स लेते जाएं तो क्या क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। मेनली ये चार बॉन्ड जो है वो प्राइमरी टाइप के बॉन्ड्स थे और दो जो है वो वीक अदरवाइज सेकेंडरी टाइप के बॉन्ड्स थे। वन इज वान डर वाल्स अट्रैक्शन, एक्चुअली नॉट बॉन्ड, इट्स अट्रैक्शन। एंड सेकेंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो ये दो जो है वो किस में हम डाल सकते हैं? वीक टाइप में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ना, ये बॉन्ड का बनना कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंड व्हाई द बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ऐसा जरूरी क्या हो गया कि एटम्स को एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करना पड़ा? ऐसे ही फ्री वो थे, अच्छा था, बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही बैचलर घूम रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन किया? तो बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए दो रीजन होते हैं। दोनों रीजन जो है वो एक ही चीज तक लेके जाते हैं और वो है किसी भी एटम का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी, है ना। तो दो रीजन हम यहां पे दे रहे हैं जो हमें बार 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 हमें चेक करते रहना पड़ेगा और आता रहेगा। फर्स्ट वन इज टू ऑब्टेन द स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग द एनर्जी। if the energy is lowered, then the compound would be more stable. As you know, the potential energy जितना किसी का भी ज्यादा होगा उतना ही वो अनस्टेबल होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उतना ही वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल से इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप एक ऐसा वेसल सोचो, इस तरह का एक मैंने वेसल ले लिया है ना, ऐसा एक वेसल ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इस वेसल के अंदर हम यहां पे मार्बल रख देते हैं। एक मार्बल को मैं यहां पे रख देता हूं, तो ये मार्बल क्या होगा, अपने आप नीचे आना शुरू कर देगा। जैसे मैं मार्बल को यहां से छोड़ूंगा वो नीचे आ जाएगा। इस बेस पे मैंने इसको, इस वेसल को रख दिया है। अब जैसे ही मैंने मार्बल को छोड़ा वो क्या होगा, यहां पे आएगा और यहां तक जाएगा। वापस क्या होगा, ये मार्बल वापस नीचे तक आएगा और यहां तक जाएगा। यहां से वापस नीचे आएगा, यहां तक आएगा। ऐसे ऐसे करते 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 आपका मार्बल एट द एंड कहां पे आके रुक जाएगा? इस जगह पे आके रुक जाएगा। तो इस जगह पे क्या होगा, ये वाला जो पोजीशन है जहां पे आके आपका मार्बल रुक गया, उसके लिए अब चेक करो। देखो मार्बल जब यहां पे था तो इसका जो हाइट जो था, जो आपका बेस है, या फिर ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ग्राउंड स्टेट है वहां से इसका हाइट ये है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, एम जी एच का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एम जी एच होता है, राइट। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है एम जी एच। एम मतलब मास ऑफ दिस मार्बल, जी मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, 9.8 वाला। ये एच जो है वो क्या है, हाइट है। अब ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है, ये दोनों एम जी जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास तो सेम रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, हाइट।
अगर आपका मार्बल यहां पे था तो हाइट इतना था, यहां पे मार्बल आ गया तो ये वाला हाइट और घट गया, और यहां पे आ गया तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये वाला हाइट सबसे कम होगा ना। ये जो बीच में वेसल है, उस वेसल का जितना भी थिकनेस होगा, उतने थिकनेस जितना ही क्या होगा, हाइट होगा। तो ये वाला हाइट का वैल्यू सबसे मिनिमम है। तो अगर मार्बल यहां पे हो तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके कंपैरिजन में यहां पे कम है, और उसके कंपैरिजन में यहां पे कम है। सबसे कम कहां पे हो सकता है? इस वाली पोजीशन पे उसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम हो सकता है। यहां पे mgh का वैल्यू इन तीनों में मिनिमम है। तो वो कोशिश यही करता है कि किसी भी तरह से होके, किसी भी तरह से करके वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हमेशा वो जीरो पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाए, ऐसा मैं कोशिश करता हूं, नहीं ऐसा नहीं है। हमारा एम ये है कि वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाए। सो दिस सेम थिंग is happened with the molecules also, or the bond formation also. When the bond is formed, somewhat energy will be lost. थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतनी एनर्जी उसकी जो है वो ज्यादा लॉस होगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो स्टेबिलिटी बाय लोअरिंग द एनर्जी, stability by lowering the energy. While it lowers the energy, it gets stability. For example, this. अब ये मार्बल यहां से कहीं नहीं हिलेगा। नंबर टू, अब मैं आपको प्योर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बताता हूं। टू ऑब्टेन द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग, वेदर इट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और वॉट एवर दी, कोई ऑब्जेक्ट है अगर तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। जबकि दूसरे वाला जो कारण है वो है सिर्फ हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इसके लिए एप्लीकेबल है कि अगर वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बना दे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लाइक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम और नियॉन और आर्गन और क्रिप्टन और जेनॉन एंड सो ऑन, किसी भी इनर्ट गैस जैसा अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना देता है तो वो स्टेबल हो जाता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो कैसे बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इसका होता है 1s2, इसका होता है 1s2 2s2 2p6, इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 4 10 12 18, 2 4 10, राइट? तो इनका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। if any element get the electronic configuration similar to this inert gas, it becomes stable. ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा? दो चीजें, दो कारण की वजह से ही बॉन्ड बनता है। अगर बॉन्ड नहीं बनेगा, अगर बॉन्ड नहीं बनेगा तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उतना ही रहेगा, वो कम नहीं होगा। मगर जब बॉन्ड बना लेगा तो ये दोनों चीजें जो है फुलफिल हो जाएगी। एक तो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और उसका पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता कैसे है? अदरवाइज ये पोटेंशियल एनर्जी घटाने के लिए क्या कर सकता है? तो देखो, आपको एक चीज पता होगी कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज Q1 Q2? Q इज द चार्ज, Q2 इज ऑल्सो द चार्ज। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो Q1 Q2 का जो चार्ज है वो, उसके बीच का डिस्टेंस, ये K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो Q1 Q2 अपॉन R जो है ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। शायद आपने बोहर वाला जो इक्वेशन डिराइव किया होगा उसमें ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आया होगा। फोर्स, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस टू चार्जेस इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये R है, ये फोर्स होता है वो आर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला तो मैंने इसलिए आपको लिख के दिया है, कोई ये फॉर्मूला के बेस पे हमें कोई डेरिवेशन नहीं करना है, मगर मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर दो पार्टिकल्स हैं, यानी मान लो हमारे पास एक ए पार्टिकल है और एक बी पार्टिकल है, यानी न्यूट्रल एटम है, मान लो दोनों हाइड्रोजन एटम है, दोनों हाइड्रोजन न्यूट्रल एटम्स हैं, तो इन एटम्स के बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से लगता है?
उनके ऊपर जो भी चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंगली, अदरवाइज उसके अंदर जो भी चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, यहां पे जो न्यूट्रॉन्स हैं, यहां पे इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन ऑफ ए वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन ऑफ बी जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। यहां पे मैं वो नंबर ऑफ यानी न्यूट्रॉन्स का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, सॉरी, ये आपका है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब ये पी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और ये भी है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे होंगे? पॉजिटिवली चार्ज होंगे। और नंबर ऑफ बी यानी बी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? बी जितने, वो हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज्ड। सो रिमेंबर दिस, प्रोटॉन is positively charged while the electrons are negatively charged। और न्यूट्रॉन्स अगर होंगे, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एक्चुअली, ये एन न्यूट्रॉन नहीं है, मैं भावना में बह गया और बोल दिया न्यूट्रॉन, मगर ये प्रोटॉन का नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एन ए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन बी इज एन बी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूट्रॉन जो है उनके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है वो, तो न्यूट्रॉन तो नेट न्यूट्रल है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसकी वजह से कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा। अब इसमें होगा क्या? देखो, इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके न्यूट्रॉन्स को, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके अंदर जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, और न्यूट्रॉन्स जो है उसके अंदर पड़े रहेंगे, वो कोई अट्रैक्शन का काम नहीं करते। अच्छा, ये मैं हाइड्रोजन एटम के लिए चेक करता हूं, ये हाइड्रोजन ले लिया मैंने, ये हाइड्रोजन ले लिया। तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, यहाँ पे एक प्रोटॉन होता है, उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो अब यहां पे क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे दिखा रहा हूं जिससे हम समझाने में इजी हो जाए, राइट? दिस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स दिस प्रोटॉन, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। अदरवाइज मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वाला प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला प्रोटॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाया मैंने ब्लू कलर से। अच्छा, दो और फोर्सेस भी होते हैं, जैसे कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपल करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, एफ आर लिख देता हूं मैं, आरईपी, राइट? ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो एक चीज यहां पे आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो है वो क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन है। इतना क्लियर है? ये तो आप जानते ही हो। अब जैसे 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 ये हम नजदीक लेते जाएंगे, जैसे जैसे ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नजदीक 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 आते जाएंगे, है ना? इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं? इन दोनों को मैं नजदीक लेके आ रहा हूं, ठीक है? अब जैसे जैसे आप इनको नजदीक लेते आओगे, जैसे जैसे ये नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा? ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो क्या होगा? एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लूज होती जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन, जैसे ही अट्रैक्शन होगा एनर्जी क्या होगी? लॉस होती जाएगी या लूज होती जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, यहां तो एनर्जी लूज हो रही है, तो एनर्जी लूज हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो टोटल एनर्जी का जो ये वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है, वो क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या मिलता है हमें? नेगेटिवली चार्ज मिलेगा, यानी नेगेटिव में मिलेगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के Q1 Q2/R। ये माइनस साइन क्या शो करता है? कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? नजदीक आते जा रहे हैं, एक दूसरे के और नजदीक आते जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे आर घटता जाएगा, ये जैसे जैसे आर घटता जाएगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती जाएगी? घटती जाएगी।
ये क्या हो जाएगा, अब एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल जैसा काम करेगा। भले ही ये दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मगर माइनस साइन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के और नजदीक आते जा रहे हैं, है ना। सो डू रिमेंबर दिस, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो Q1 Q2 बाय आर है, मगर वैल्यू इसकी नेगेटिव रहती है। अच्छा, कोई सोचेगा सर, तो अगर मैं माइनस साइन नहीं पुट करता, मान लो मैंने माइनस साइन पुट नहीं किया था यहां पे, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, सुनना बराबर से, इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब आर का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे यहां पे मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा, तो किसी को भी इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0। 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, राइट। मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो जाता है, 0। ठीक है। अच्छा, मगर आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो नहीं है, वो तो कहां है, किसी भी एक फिक्स डिस्टेंस पे है, न्यूक्लियस से काफी नजदीक है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ या सिक्स्थ ऐसी ऑर्बिटल्स में है। मतलब हम 0 से उसको कहां पे लेके आ रहे हैं, न्यूक्लियस के नजदीक लेके आ रहे हैं। तो अगर इनफाइनाइट से न्यूक्लियस के नजदीक लेके आओगे तो एनर्जी का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब वैल्यू किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। अगर दूर जाता तो नेगेटिव, तो वैल्यू पॉजिटिव में जाती। अगर नजदीक आ रहा है तो वैल्यू किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। ठीक है। ऐसा एक और इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, एक और इक्वेशन भी हम पढ़ते हैं टोटल एनर्जी वाला। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, -2π² z² m e⁻⁴/n²h²। याद है, -2π²z²m e⁻⁴/n²h²। ये लो फॉर्मूला जो है वो भी क्या बताता है, ये भी यही बताता है कि आप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाते जाओ, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे इनफाइनाइट पे चले जाओ तो एनर्जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। दिस इज टोटल एनर्जी। इज इट ओके ना, ये क्लियर हुआ ना। तो इसका मतलब यह है कि आप न्यूक्लियस के नजदीक हो, मतलब जो भी चीजें नजदीक आती जाएगी तो उनके लिए अल्टीमेटली वैल्यू क्या होती जाएगी, मिलती जाएगी मुझे कम कम कम। अच्छा ठीक है, चलिए, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और जैसे जैसे आप नजदीक आते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है ना। ओके, तो अब ये दो चीजें बराबर से दिमाग में बैठ गई। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, रिपल्सिव फोर्स। और वो रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स काम कैसे करेगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली काम करेगा। अच्छा, अब देखते हैं यहां पे जो चीज अभी मैंने बोली है, जो मैं बता रहा हूं आपको, उसी चीज को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी और वर्सेस डिस्टेंस आर का मैंने यहां पे ग्राफ बनाया है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाया है हमने। इस ग्राफ में ये जो आर डिस्टेंस है, यानी एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, वो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जो है वो क्या है, इस वाले डिस्टेंस पे हम ये 0 से लेके ये हम इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, यहाँ पे 0 है, नीचे माइनस में जाएगी, ऊपर प्लस में जाएगी। ठीक है, क्लियर इतना। अब इन सारे केस के लिए चेक करते जाते हैं। मान लीजिए इस वाले केस के लिए चेक करता हूं, यहां पे दोनों एटम मेरे पास हैं, दो एटम एक दूसरे से दूर दूर हैं, काफी दूर दूर हैं, दे आर ऑन द इनफाइनाइट डिस्टेंस। लेट सपोज अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो उसका एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। यानी ये वाला जो लाइन है वो यहाँ पे जाके कट करेगा, कहीं कहीं पे इसको कट कर रहा होगा। मगर मैंने इसको पैरेलल इसलिए दिखाया है क्योंकि आप जानते हो ना, पैरेलल लाइन का डेफिनेशन ही होता है, पैरेलल लाइन का डेफिनेशन ही है कि जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके कट करे। पैरेलल लाइंस उन्हीं को बोला जाता है, जो ऐसी लाइंस जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके कट करे उसको बोला जाता है पैरेलल लाइंस। तो ये हमने पैरेलल लाइंस बताई है। ठीक है, यहां पे ये दोनों एटम्स को मैंने कुछ इस तरह से दिखाया। अब यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन में क्या रिलेशन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन में क्या रिलेशन होगा। यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन से क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए अट्रैक्शन होने की वजह से वो थोड़े नजदीक आएंगे। चलो मान लो
वो लोग यहां तक आ गए, यानी यहां पे मैंने उनको दिखा दिया। अब वो दोनों थोड़े और नजदीक आ गए, इस पॉइंट पे वो दोनों और नजदीक आ गए। तो अब यहां पे क्या कंडीशन हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी बढ़ जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन के कंपैरिजन में। किस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे ये थोड़ा ज्यादा है, जबकि यहां पे ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। अच्छा, यहां पे पहुंचेंगे तब क्या होगा, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहां पे दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका होगा। इस डिस्टेंस पे आके उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, धीरे 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 उनका जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो कम होते होते यहां पे मिनिमम पे आ गया। ये मिनिमम है बेटा, ये जीरो नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, जीरो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होती है, ये तो उससे कम है। तो ये वैल्यूज जो है वो क्या है, नेगेटिव है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से। ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5, वॉट एवर। अब यहां पे मैं सिर्फ एक नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू लिख रहा हूं, ये कोई भी हो सकती है, किलो जूल, जूल, वॉट एवर, कैलोरी में कुछ भी ले सकते हो। सो इन शॉर्ट यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा मुझे, मिनिमम मिलेगा। कब, जब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अदरवाइज बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, इट्स इक्विलिब्रियम बिटवीन अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, इन दोनों के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम बोले तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन था वो, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन प्रोटॉन का जो रिपल्शन था वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अब इससे और ज्यादा नजदीक मैंने लेके आने की कोशिश किया तो, इनसे और ज्यादा नजदीक लेके आया तो वो यहां पे पहुंच जाएंगे। यहां पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन में रिपल्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहां पे आके क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन में बहुत ज्यादा हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ये वाला पॉइंट मुझे मिलेगा। मतलब ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मर्ज हो जाएंगे, एकदम मर्ज हो जाएगा, अंदर तक चला जाएगा वो, है ना। ये वाला केस जो है, जहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, उससे और ज्यादा नजदीक थियोरेटिकली हम लेके जा सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली नहीं जाता। एक्सपेरिमेंटली बोले तो अगर मैंने ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, मतलब यहां तक आके वो लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन में सेम हो गए। अब उससे ज्यादा नजदीक नहीं जा पाएंगे, उससे ज्यादा नजदीक लेके जाने की कोशिश करूंगा तो नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो अब कंडीशन ये हो गई कि जैसे उस मार्बल को मैंने छोड़ा था, तो वो मार्बल ऐसे घूमती 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 नीचे तक आ गई। अब कभी ऐसा नहीं होगा, मार्बल अपने आप इस तरफ ऊपर या इस तरफ ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि किसी भी कंडीशन में वो एक दूसरे, यानी पोटेंशियल एनर्जी अपने आप तो चेंज नहीं कर सकती। हाँ, ये कर सकते हो, आप बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करो, फोर्स प्रोवाइड करो, कुछ वर्क कराओ, तो शायद वो ऊपर या नीचे या इस तरफ ऊपर जा सकती। उस तरह से बॉन्ड ब्रेक करना है अगर आपको, तो उस पर आप एनर्जी लगा सकते हो। सो डू रिमेंबर दिस, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इट रिलीजेस एनर्जी, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एनर्जी देनी पड़ती है बॉन्ड तोड़ने के लिए, दो चीजों को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए और बॉन्ड को तोड़ने के लिए। किसकी हड्डियां तोड़नी है तब भी आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और जब आपको बॉन्ड तोड़ना है तब भी आपको एनर्जी देनी पड़ती है। इज इट ओके? सो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक। ठीक है, क्लियर इतनी कहानी? बराबर है। अच्छा, एक ब्यूटीफुल सी चीज बताता हूं, देखो आपको यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैं बोल देता हूं R0, और ये है बॉन्ड लेंथ, ये है बॉन्ड लेंथ। अच्छा, ये बॉन्ड लेंथ सिमिलर है, वो आपका रेडियस नहीं था, वहां पे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस था, याद आया, 0.529,
याद है ना, 0.529 n स्क्वायर बाई जेड वाला एक फॉर्मूला आपने बनाया था, वो डिस्टेंस बिटवीन यानी न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो वाला डिस्टेंस जो है उसी तरह का ये किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर का डिस्टेंस है, या फिर आप वही डिस्टेंस ले सकते हो इस न्यूक्लियस से या आउटरमोस्ट शेल तक का, ये न्यूक्लियस से यहां तक का डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आर नॉट है, वो वैल्यू हमें बताता है। तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस रेडियस था, ये भी हमारा बॉन्ड लेंथ है। इज इट ओके? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसमें दिया जा सकता है। चलिए एक और बढ़िया सी चीज बताता हूं जो ज्यादातर लोग गलती करते हैं। आपका जो बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक था, उस टेक्स्ट बुक में भी एक गलती थी, पुरानी बुक में, नई बुक में उन्होंने करेक्शन कर लिया है। इस ग्राफ को ऐसे बनाया गया था, इस ग्राफ को ऐसे बनाया था उन्होंने, इस ग्राफ को ऐसे ऊपर तक लेके गए थे। आपको लगता है कि ये सही है? आप बताओ मुझे, आपको लग रहा है कि ये ग्राफ ऊपर तक जाना चाहिए इसको कट करके? ऊपर वाला ये ग्राफ सही है या नहीं? सिर्फ उतना मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये वाला ग्राफ सही है, ये वाला ग्राफ हो सकता है क्या? रीजन क्या है बताओ, आपको क्या लगता है रीजन क्या है इसका, क्यों ये ऊपर वाला ग्राफ नहीं हो सकता? ना होने के पीछे रीजन बताओ, कोई बताएगा? रीजन बताओ ये क्यों नहीं हो सकता। चलो अब सब लोगों का आंसर तो सही है, नो 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 करके जो भी आंसर दे रहे हो सही है। ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, मगर क्यों नहीं हो सकता? एक रीजन आ रहा है कि डिस्टेंस इनफाइनाइट से आगे कैसे जा सकता है। नहीं ऐसा जरूरी नहीं ना कि अभी हम इनफाइनाइट पे हैं, उससे पहले भी ऊपर बना दिया। चलो तो क्योंकि वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। अच्छा, जब वो इंटरसेक्ट करेगा तब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा ऐसा? ठीक है, चलो वेरी नाइस। एक रीजन ये सही है, अनुज का ये रीजन जो था वो सही था, मगर अभी मुझे और ज्यादा प्रिसाइज चाहिए। क्यों इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता वो बताओ। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, हाँ वो तो सही है, चलो ऑलवेज नेगेटिव वो सही है, मगर मैं ये एक और चीज बताना चाहता हूं जिससे मैंने ये प्रूफ करा ना कि वो एक दूसरे के साथ धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं। उसी चीज को दिमाग में रखते हुए, आपके पास जो ग्राफ मैंने बना के दिया है उसी ग्राफ को दिमाग में रखते हुए, अगर ये ग्राफ ऊपर चला जाता तो क्या होता, वो सोचो। पहले ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि वो इनफाइनाइट से पास हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, वो तो करेक्ट है, चलो वो तो अनुज ने भी बता दिया था, अनुज ने बताया था, अनुज था या अनुजा था? हाँ उसने ये बताया था, अनुजा, उसने बताया था ऑलरेडी कि ये इनफाइनाइट से आगे नहीं जा सकता, मगर फिर भी चलो मैं मान लेता हूं कि इनफाइनाइट से आगे चला गया, तो अगर ऐसा भी हो जाए कि चलो ऊपर तक चला गया तो क्या होगा? हमें सिर्फ रिपल्शन और अट्रैक्शन के हिसाब से ये सोचना है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को पैरेलल रहना है, ठीक है। फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी मोर देन अट्रैक्शन, यस साक्षी, सही है बच्चा। मैं यही पूछ रहा था बेटा कि अगर यहां पे किसी भी इस पॉइंट से, इस पॉइंट से आप ऊपर गए, मान लो यहां पे गए, तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो बढ़ जाएगा। अगर रिपल्शन बढ़ गया, अगर रिपल्शन ही बढ़ गया तो ये ग्राफ नीचे आएगा ही क्यों? ये नीचे आएगा ही नहीं ना,
क्योंकि पहले ही रिपल्शन है, रिपल्शन ही है, तो रिपल्शन अपने आप कैसे अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ, अट्रैक्शन से रिपल्शन में जा सकता है। ये करेक्ट है साक्षी का, ये रीजन करेक्ट है ना? फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। यस, सही है। ओके, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होते ही वो आपका एटम एक दूसरे के साथ कभी कंबाइंड होने के लिए आएगा ही नहीं। अगर कंबाइंड ही नहीं हो पाएगा तो वो कभी बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं करेगा, तो कहानी खत्म हो गई। मतलब ये वाला ग्राफ जो है वो करेक्ट नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। और दूसरा ये भी रीजन है कि इनफाइनाइट से आगे तो जा नहीं सकते आप, हम सोच के भी नहीं जा सकते, और फिर भी जाने की कोशिश किया फिर भी रिपल्शन ज्यादा हो गया। रिपल्शन तो जुड़ेगा कैसे, है ना? तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, कई लोगों ने ये आंसर्स दिए हैं। चलो, फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। साक्षी का आंसर था फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। स्नेहा का भी वही आंसर था, सिद्धि रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। प्राणवी, लावण्या, इट मिनिमम एट कर्व, ठीक है। चैत्राली, जीरो से ऊपर गया तो अट्रैक्शन या रिपल्शन, यस सही है। ओके, वेरी नाइस। डाउन में तो रिपल्शन से अट्रैक्शन हो रहा है ना, पर कहां? डाउन में तो रिपल्शन से अट्रैक्शन हो रहा है, कहां रिपल्शन से अट्रैक्शन हो रहा है? ग्राफ, because if it will intersect then the potential energy the positive force of repulsion। हाँ सही है, ओके। अच्छा यशराज, आप ऐसा पूछ रहे हो बेटा कि यहाँ पे ये अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन और बढ़ गया ज्यादा नजदीक आए तो, और यहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो और रिपल्शन दोनों सेम हो गए। अब यहां पे जाके क्या हो गया? रिपल्शन बढ़ गया अट्रैक्शन के कंपैरिजन में, ऊपर जाओगे तो रिपल्शन बहुत बढ़ गया अट्रैक्शन के कंपैरिजन में, इसलिए ग्राफ को हम ऊपर भेज रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या बोला, अट्रैक्शन के बाद रिपल्शन हो सकता है मगर रिपल्शन के बाद अट्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रिपल ही कर रहा है तो वो दूर ही है, वो दूर ही है, तो नजदीक 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 तो आएगा ही नहीं, यानी अट्रैक्शन वाला केस ही नहीं बनेगा। हाँ ये हो सकता है अट्रैक्शन होकर इक्वल हो जाए, इक्वल होने के बाद वो रिपल्शन बढ़ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ये हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो इन दोनों चीजों में से फर्स्ट वाली चीज को मैंने इस लोअरिंग ऑफ एनर्जी वाले ग्राफ से बताया। अब हम बात करते हैं ये सेकंड, यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है। तो सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 281 होता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और क्लोरीन का क्या होता है? 287। तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन जैसा बन जाता है, कौन? क्लोरीन। और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नियोन जैसा बन जाता है, 1s2 2s2 2p6 जैसा, है ना? तो वो ही है इसका नेक्स्ट यानी सेकंड का एग्जांपल, NaCl का फॉर्मेशन। अब उसी को हम और ज्यादा एलोबरेट करके बताने जा रहे हैं, मगर अभी सिर्फ ये वाली चीजें जो है वो क्लियर कर लो, कॉपी कर लो फटाफट इसको। 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकेंड। हाँ ऊपर वाले ग्राफ के लिए सही है, पहले रिपल्शन है उससे फॉर्मेशन अट्रैक्शन जो है वो कम है। हाँ ठीक है, उसका आंसर हो गया, सही है। शायद तुम्हारा सोचना सही है, इसलिए ऊपर वाला ग्राफ नहीं होता, ऐसा बोल रहे हो ना? इसलिए ऊपर वाला ग्राफ जो है, सेकंड ग्राफ जो बनाया वो नहीं हो सकता। यस।
Now, the next title is ionic bond or इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनिक बॉन्ड एंड अदरवाइज इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड से शुरू करते हैं। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटलिक बॉन्ड। अब ये चारों बॉन्ड्स हम शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें बेसिक थी, मैंने दो कोर्स बता दिए बॉन्ड फॉर्मेशन के और उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन। चलिए, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और आयनिक बॉन्ड बनने के पीछे भी दो ही कारण है, एक तो ऑक्टेट कंप्लीट होना या फिर स्टेबिलिटी गेन करना। तो इस आयनिक बॉन्ड को समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन आपको बताते जाता हूं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? तो फर्स्ट स्टेप में ही होता है कि मेटल, अच्छा मैं पहले ये लिख देता हूं आपको कि मैंने कल जो बताया था वो चीज यहां पे लिख देता हूं मैं कि आयनिक बॉन्ड जो है वो किसके बीच में बनता है? मेटल प्लस नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में जो है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज एक बेसिक चीज जो है वो फंडामेंटल चीज याद रखो, आयनिक बॉन्ड मेटल प्लस नॉन मेटल। चलिए अब इसमें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? मेटल lose electron to get positive charge, राइट? मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम लूजेस द इलेक्ट्रॉन टू गेट पॉजिटिव चार्ज, Na+ बन जाता है। तो अब इस सोडियम का जो न्यूक्लियस है उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस न्यूक्लियस का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पकड़ के रखा होगा उसने। अब मुझे करना यह होगा कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कुछ एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से लूज होगा, वरना तो न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखा है। हम उसको जब तक एनर्जी नहीं देंगे तब तक इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा ही नहीं। तो उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी सोडियम को मैं यहां पे कुछ एनर्जी प्रोवाइड करता हूं। इस एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आईई। इसको बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, चलिए साथ साथ में यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिख देता हूं मैं, AT/K करके डाल दो, एड टू योर नॉलेज AT/K। द एनर्जी, डेफिनेशन दे रहा हूं, द एनर्जी required to remove electron from neutral gaseous atom is known as ionization energy or ionization potential or ionization enthalpy। तीनों नाम है इसके। The energy required to remove electron from neutral gaseous atom, ये आपका न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब क्या? ये जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ही प्रोटॉन होने चाहिए और ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए, यानी इसको मुझे सॉलिड से लिक्विड से गैस में लेके आना पड़ेगा और वहां से जो बनेगा वो क्या होगा? गैसियस आयन होगा। So the energy required to remove electron from neutral gaseous atom to gaseous atom
इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके तीनों नाम याद रखना, तीनों नाम से पूछा जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आईपी है और ये एच है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एच, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आईपी से, या फिर इसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, गॉट इट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आईई से, ये इसका सिंबल है, आईई, आईपी एंड डेल्टा एच। एच मतलब हीट, हीट मतलब उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है एंथैल्पी, वर्ड है एंथैल्पी। डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी चेंज, चेंज इन एंथैल्पी, गॉट इट। सो दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अगेन वापस से देखो, वापस से चेक करो, सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी चीज है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन तोड़ने के लिए मुझे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये जो एनर्जी है उस एनर्जी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, वो है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी। और उसका मैंने डेफिनेशन दे दिया, एनर्जी, पोटेंशियल या फिर एंथैल्पी, ऐसे उसके नाम है। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करा और खुद पॉजिटिवली चार्ज्ड बन गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप चेक करते हैं। बहुत ही प्रिसाइजली और डेप्थ में जा रहे हैं हम, हाँ बेटा, सारी चीजों को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। जो पुराना आपका 8 एंड 10 में जो पढ़ा हुआ है वो क्या था, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो प्लस माइनस बन के जुड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ये सारी प्रोसेस का एक प्रॉपर नोमेनक्लेचर है, प्रॉपर नाम है, वो नाम आपको याद रखना है, वो मैं अभी आपको करवा रहा हूं। ये याद रह गया तो आगे जाके कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये काम आएगा। अच्छा, मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन टू गेट पॉजिटिव चार्ज। दूसरा स्टेप, नॉन मेटल, नॉन मेटल gain electron to get नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज बनाता है। जैसे कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस बना दिया प्लस, अब यहां पे एनर्जी रिलीज होगी। देखो ये एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को यहां से भगाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इजेक्ट करने के लिए चाहिए। तो अगर किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो वह एनर्जी रिलीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्लोरीन वाला एग्जाम्पल था, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक और इलेक्ट्रॉन इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूं, जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करूंगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, और हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन और मैं ऐड करने की कोशिश करता हूं। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एक पूरा क्या होगा, एक पूरा सर्कल होगा जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट हो रहे होंगे। आप एक और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर रहे हो, जैसे ही ये नया इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया, इस नए इलेक्ट्रॉन के साथ ये बाकी के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे उसका क्या होगा, रिपल्जन, उनका क्या होगा, रिपल्जन। और रिपल्जन होने की वजह से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बढ़ती है। उस एनर्जी को बढ़ने से रोकने के लिए एनर्जी को कहां फेंक दिया जाता है, उस एटम के अंदर वो एनर्जी ना रहे इसलिए क्या करते हैं, उसको बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा आपका एनर्जी। दिस एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन पोटेंशियल, तीनों नाम से जाना जाता है। ये क्या था, कंडीशन आयोनाइजेशन वाला था, उसको हटाना था। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तब रिलीज होने वाली एनर्जी को बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी। चलो उसको डिफाइन कर देते हैं, उसका डेफिनेशन दे देते हैं। द एनर्जी, द एनर्जी
released during addition of electron to the neutral gaseous, ये था ना, neutral gaseous atom is known as electron gain energy और एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी और एंथैल्पी और पोटेंशियल, तीनों तीनों आएगा। पोटेंशियल बोलो, एनर्जी बोलो, एंथैल्पी बोलो, तीनों सेम है। इज इट ओके? इसको रिप्रेजेंट करा जाता है ईजी से, ईजी, राइट। चलो इसका सबका मैं सिंबल भी दे देता हूं। इलेक्ट्रॉन गेन के लिए क्या यूज किया? ईजी। अब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन पोटेंशियल, तो आईपीजी, और ये हो जाएगा डेल्टा ईजी। आईपीजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन पोटेंशियल, डेल्टा एच आई जी, आई जी मतलब इलेक्ट्रॉन, ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां पे हम आई लिख सकते हैं, डेल्टा एच आई। ये अलग अलग सिंबल्स हैं। ये डेल्टा एच आई मतलब एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ये एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। ओके, क्लियर इतना? एंथैल्पी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। यस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोथ आर सेम, बट देयर साइन इज डिफरेंट, अपोजिट। इलेक्ट्रॉन गेन का साइन अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन का अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पॉजिटिव हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम रहेगा, 500 किलो जूल वो सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन गेन अगर -500 है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +500 है, उतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। मगर यहां पे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करा तो उसके लिए मैंने जो एनर्जी दी वो तो आयोनाइजेशन एनर्जी, और जो एनर्जी रिलीज हुई तो उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्या हो गया? अब ये पॉजिटिवली चार्ज बन गया, ये सोडियम, और यहां पे क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज बन गया। यस, वेरी नाइस। अब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आयन क्या हो जाएगा? एक दूसरे के साथ पोलर अट्रैक्शन से जुड़ जाएंगे, दे विल बी कंबाइंड। तो वो थर्ड स्टेप हो जाएगा। तो पहले ये इतना पूरा लिख लो, बाद में वो लिखते हैं। ये मिटा देता हूं मैं, अभी दे रहा हूं आपको टाइम, इसके लिए 30 सेकंड दे रहा हूं वापस। इसको भी लिख दो, ये जी है, ये भी Cl- भी गैस है। Cl एटम भी गैस है, वो भी गैस है। ये गैस सोडियम था, गैस हमारा Na+ है। सारे गैस में, गैसियस स्टेट में होने चाहिए। In which form the energy is released? हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, मगर मोस्टली हीट एनर्जी में ही निकलेगा। गौरव, गौरव का क्वेश्चन था इन विच फॉर्म द एनर्जी इज रिलीज्ड। मोस्टली हीट, साउंड भी हो सकता है, लाइट भी हो सकती है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस हुई तो कई जगह पे लाइट भी प्रोड्यूस होगी, कई जगह पे साउंड भी प्रोड्यूस होता है। जैसे पानी बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करते हो तो उसमें हीट एनर्जी जो है वो ब्लास्ट होता है, धड़ाक से एक आवाज आती है, प्लस उसमें आपको लाइट भी दिखती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो तीनों हो सकता है। एनर्जी कैन बी रिलीज्ड बाय एनी वे, बाय एनी मेथड, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
अगर करने की कोशिश करोगे तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकल जाएगी। यानी मान लो आपका लाइट बल्ब है, तो लाइट बल्ब आप ऐसी कोशिश करो कि वो गर्म ना हो। अगर लाइट बल्ब गर्म ना हो ऐसी कोशिश करोगे तो वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी को बाहर फेंक देगा उतना। इसलिए तो एलईडी बल्ब बनाए जाते हैं ना। एलईडी बल्ब क्या होते हैं? एलईडी बल्ब इतने ज्यादा गर्म नहीं होते, होते हैं वो थोड़े बहुत, मगर इतने ज्यादा नहीं जितने वो पहले वो येलो वाले बल्ब होते थे। येलो वाले बल्ब को, गर्म बल्ब को ऐसे टच कर लिया तो पूरा फ्राई कर देगा, आपका हाथ ही पूरा फ्राई कर देगा वो, है ना, पूरा। राइट। अब इतना ज्यादा गर्म नहीं होता, तो हमने क्या किया, उस एनर्जी को कम करके उसमें लाइट ज्यादा बनाने की कोशिश की, तो इसलिए वे एलईडी बल्ब बनाए गए, है ना। पहले जो ट्यूबलाइट्स वगैरह होती थी, तो उस ट्यूबलाइट्स में से आवाज भी आती रहती थी, ट्रर करके उसमें से आवाज भी आती रहती थी। मतलब लाइट भी देती थी, आवाज भी निकालती थी और गर्म भी हो जाती थी। मतलब सारी जगह पे लॉस होता था। अब धीरे 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 वो हम उसको और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो साउंड खत्म हो गया। दूसरा, उसमें से हीट थोड़ा कम कर दिया हमने, जिससे हमें मैक्सिमम लाइट मिल सके और हमारा जो पावर है उसकी बचत हो सके, बिल कम आए। इज इट ओके? चलो, प्योरली अब 10 सेकेंड्स दे रहा हूं, फटाफट खत्म करो। मैं बीच में आ गया था तो किसी ने लिखा नहीं होगा तो लिख लो वो लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो हो गया। ओके, नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लेटिस। सोडियम क्लोराइड लेटिस। अच्छा, ये लेटिस क्या होता है? लेटिस का मतलब एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, सॉलिड क्रिस्टल स्ट्रक्चर को लेटिस बोला जाता है। लेटिस का मतलब जहां जहां पे आयंस होंगे उनका वो पोजीशन। सोडियम क्लोराइड एक फिक्स्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करता है, एक बढ़िया सा उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, तो हर एक पॉइंट को उसका लेटिस बोला जाता है, सॉलिड स्टेट में जो मिलता है वो। तो मतलब कि हमारे पास Na+ गैस आ गया था, हमने Cl- गैस भी बना लिया। अब जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या करेगा, NaCl का सॉलिड क्रिस्टल बना देगा। क्रिस्टल, ये क्रिस्टल बनने को बोलते हैं लेटाइस। और इस दौरान भी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसको बोला जाता है लेटिस एनर्जी। इसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेटाइस इज नोन एज लेटाइस एनर्जी और लेटिस एनर्जी। दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, लेटिस बोलो या लेटाइस बोलो, है ना। लेटिस एनर्जी एंड लेटाइस एनर्जी। अच्छा, ये एनर्जी को सिंबलाइज कैसे किया जाता है? एनर्जी बोलो, पोटेंशियल बोलो या फिर एंथैल्पी बोलो, LE, डेल्टा HL या डेल्टा LE, ये होती है उसकी लेटाइस एंथैल्पी। ये है उसकी लेटाइस एंथैल्पी। अब ये टर्म जो है ना, ये एंथैल्पी टर्म जो है ना, वो मॉडर्न टर्म है, लेटेस्ट मॉडर्न टर्म है वो। तो ज्यादातर एनर्जी के लिए हम वर्ड यूज करेंगे यहां पे एंथैल्पी, 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 क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, तो हम यहां पे एंथैल्पी के सिंबल H से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। डेल्टा HLE, लेटाइस एंथैल्पी। ये समझ आया? Na+Cl- गिव्स NaCl सॉलिड, एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको बोलेंगे लेटाइस एनर्जी। ओके, अच्छा, अब एक ब्यूटीफुल सी एक चीज बताता हूं, हाँ, सुनना बराबर से बेटा। अब ये लेटाइस एनर्जी होती क्या है? ये Na और Cl के बीच में एक बॉन्ड बना। अच्छा, Na और Cl के बीच में एक बॉन्ड बना। अच्छा,
Cl और Na के बीच में एक बॉन्ड बना। अच्छा, वेरी गुड, वाह। तो NaCl के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इस वाले बॉन्ड को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड, है ना। इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब एक चीज और, ये आपका सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस होता है। वो ये बनने के बाद भी अंदर भी वो Na प्लस और Cl माइनस के आयंस के फॉर्म में होता है। वो पूरा न्यूट्रल हो जाता है, मगर अंदर तो उसके आयंस होते ही हैं। तो अब देखो, ये जो NaCl एक दूसरे के आसपास जो आ गए, खूब सारे NaCl एक दूसरे के आसपास आ गए, तो अब होगा क्या। अब ये सोडियम और क्लोराइड ने अपने एक एक बॉन्ड तो बना लिए हैं, मतलब उन्होंने आयनिक बॉन्ड तो बना लिया है, मगर स्टिल अभी भी ये पूरा मॉलिक्यूल ये क्या है, पोलार है। ये मॉलिक्यूल पूरा पोलार है, यानी यहां पे प्लस और माइनस, यहां पे प्लस और माइनस, यहां पे माइनस प्लस, यहां पे माइनस प्लस, ऐसे पोलार मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब होता यह है कि इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। ये कोई आयोनिक बॉन्ड नहीं है, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ क्या है, कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या है, ये कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो अट्रैक्शन है, इसकी वजह से भी एनर्जी रिलीज होती है। देखो, दो जगह से एनर्जी रिलीज हुई। एक तो ये जो बॉन्ड बना, उस बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी रिलीज हुई, इसको हम बोलेंगे बी, एनर्जी ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। और दूसरी एक एनर्जी भी यहां से रिलीज होती है, जो ये कुलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती है, जिसको मैं बोलूंगा ईसी। ईसी का मतलब है कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलीज होने वाली एनर्जी, और ये ईबी जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से बनने वाली एनर्जी। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाती है लेटाइस एनर्जी। ये समझ में आया, लेटाइस एनर्जी कैसे बनती है। पूरा क्रिस्टल बन रहा है, देखो एक लेयर बन गया ना, ऐसा क्रिस्टल बन रहा है। ये अभी तो एक ही लेयर बना है, आगे जाके ये कुछ ऐसा होने वाला है, ये पूरा ऐसा एक क्रिस्टल बन जाएगा बेटा। ये क्रिस्टल है, इसमें आप चेक कर सकते हो, देखना। हाँ, ऊपर वाला लेयर दिखाता हूं मैं, ये सोडियम, ये क्लोराइड, ये सोडियम, ये क्लोराइड, ये नीचे क्लोराइड, ये सोडियम, ये क्लोराइड, ये सोडियम। देखो, सोडियम क्लोराइड ये रहा, ये आपका यहां पे अगेन सोडियम क्लोराइड, तो ये कहां पे, इसके आगे है। ये सोडियम क्लोराइड ये रहा, और इसके आगे भी एक और होगा सोडियम क्लोराइड, तो वो ये रहा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार एटम यहां पे आ गए, और इसके आगे थ्री डायमेंशनली अगर चेक करो, इसके आगे भी क्या होगा, चार और एटम्स होंगे, वो भी क्या होंगे, सोडियम क्लोराइड। तो वो क्या बनाते जाएंगे, ऐसा क्रिस्टल बनाते जाएंगे, क्यूब्स बनता जाएगा। इसको बोला जाता है लेटाइस, इसको बोलते हैं लेटाइस। और बॉन्ड एनर्जी और कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली एनर्जी को जोड़ के जो निकलती है, वो एनर्जी को बोला जाता है लेटाइस एनर्जी। बहुत ही बहुत ही काम की चीज है ये लेटाइस एनर्जी। इससे हम आगे जाके बहुत सारी चीजें प्रूव करने वाले हैं, है ना। तो बराबर से समझ में आ गया ये चीज। आज मैंने तीन चीजें नहीं बताई आपको। नंबर वन, आयोनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन और इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, फ्रॉम द gaseous neutral atom. Okay, the energy released during the addition of electron to the neutral gaseous atom is electron gain enthalpy or electron affinity. And third is when these positive and negatively charged ions are get connected or get reacted, gives sodium chloride solid, that is crystal. अब क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है लेटाइस एनर्जी। वो लेटाइस एनर्जी है जो कुछ इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये बराबर से दिमाग में रखना बेटा, 11th में 12th में सब में काम आने वाला है ये। जब भी आएगा वापस याद कराऊंगा, बार बार याद करना पड़ेगा आपको ये, और याद रह जाएगा इस बहाने। ठीक है, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, आप कुछ पूछ रहे हो क्या। क्यूबिक स्ट्रक्चर, यस क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है ये। इजी एंड अंडरस्टूड, वेरी नाइस यशराज, वेरी नाइस, वेरी गुड। बस ऐसा ही मुझे चाहिए, हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे 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 लेवल पे चलते जाएंगे।
ओके, अब मिटा दो इसको पूरा, हटा दे इसको। ओके, और कुछ? फाइन। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं, ये तो हमने NaCl का बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, इसमें सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ऑक्टेट गेन कर लिया उसने, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम से बना था सोडियम प्लस, यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 281, यहां पे हो गया इसका 28, मतलब ये हो गया लाइक नियॉन, राइट। और क्लोरीन जो है उसका था 287, अब उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो बन गया 288 लाइक सॉरी आर्गन, ठीक है। आर्गन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 होता है। गॉट इट? ये मैं आपको ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिख के दिया हूं, इजीली समझ में आए इसलिए। मैंने, आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में वो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 5s वाला भी पूरा याद कर लिया होगा। ऑफबाउ पाउली हुंड वाला जो रूल्स थे वो भी आपने पढ़ लिया है ना? तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप चेक कर सकते हो, उससे भी यही बनेगा, ठीक है। बट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बाय द ओल्ड मेथड। ओके, एक नई चीज बताने जा रहा हूं, जिसको ATYK में डाल दो, एड टू योर नॉलेज में डाल दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, ये होता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एनी एलिमेंट टू पुल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगेन वापस बोल रहा हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम टू पुल द इलेक्ट्रॉन और टू पुल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचने का उसका टेंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज इफ आई हैव हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो इससे बनता है HCl। अब आप जानते हो हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है, जबकि क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स हैं, है ना? तो जब ये NaCl सॉरी जब ये HCl बन जाएगा तो इसके पास जो 17 प्रोटॉन्स हैं वो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेंगे। बॉन्ड टूटेगा नहीं, बॉन्ड नहीं टूटेगा, मगर वो उसको अपनी ओर खींच रहा होगा। ये टग ऑफ वॉर जैसा ही है, ये टग ऑफ वॉर जैसा है कि ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। अच्छा, मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं क्लोरीन हूं, लेट सपोज मैं क्लोरीन हूं, और मेरे सामने यहां पे एक छोटा सा सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा है। थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे को यहां पे खड़ा कर दिया मैंने, और मैं हूं यहां पे क्लोरीन, ठीक है। हम दोनों टग ऑफ वॉर कर रहे हैं, उसने और मैंने रोप जो है वो पकड़ के रखा है, और रोप के बीच में हमने एक रूमाल बांध के रखा है, जिसे पता चले कि ये जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट से कितना इस तरफ या कितना उस तरफ जा रहा है, ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? टग ऑफ वॉर कर रहे हैं, खींच रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब उस रूमाल को अपनी ओर खींच रहे हैं। रूमाल इज अ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल मैंने रूमाल यूज किया। सामने वो छोटा सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है? वो भी सामने से खींच रहा है, अपनी तरह से खुद कोशिश कर रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, है ना? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं क्या हूं? क्लोरीन हूं, मेरे पास खूब सारे
प्रोटॉन्स है ना, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, ऐसे ही वो जो रोप है उस रोप को ऐसे पकड़ूंगा, ठीक है, ऐसे खींच लूंगा उसको, यानी पूरा बच्चा भी खींच आ जाएगा, रुमाल तो आएगा आएगा, पूरा बच्चा आ जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही कम है। मेरे पास तो 17 प्रोटॉन्स है, उसके पास तो एक ही है। तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब वो रुमाल जो था, वो किस तरफ आ जाएगा, मेरी ओर आ गया। हाँ, मगर रोप टूटा नहीं, वो रोप नहीं टूटा, मतलब बॉन्ड नहीं टूटता, वो सिर्फ क्या करते हैं, अपनी और इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। एक चीज और करते हैं, मैं क्लोरीन हूं ना, मेरे सामने यहां पे एक और बंदे को खड़ा कर दिया जाए जिसका नाम है खली, द ग्रेट खली। उस खली को सामने खड़ा कर दिया, अब हम लोग टग ऑफ वॉर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो खींचेगा तो मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा। हाँ, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन पूल करने का पावर मुझसे ज्यादा है, मुझसे ज्यादा पावर है ना। तो उसका जो इलेक्ट्रॉन पुल करने का टेंडेंसी है उसको बोला जाएगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, वो रिस्पेक्टिव होता है। मेरे रिस्पेक्ट में उस बच्चे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम था, इसलिए मैंने उसको खींच लिया, उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। मेरे रिस्पेक्ट में खली, मिस्टर खली का जो है वो अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो मेरे इलेक्ट्रॉन उसे ले लिए, भले ही मेरे पास 17 प्रोटॉन थे, फिर भी उसके पास मान लो कम प्रोटॉन है, फिर भी पावर ज्यादा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो खींच लेगा अपनी ओर। सो अल्टीमेटली what is electronegativity? Electronegativity is the power or tendency to pull electron from bonded, from बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था पोलिंग, पोलिंग, ये जो आपका हुन पौली, पौलीज रूल है ना, वो पौली जैसा ही एक और साइंटिस्ट है पोलिंग। पोलिंग ने एक स्केल बनाया, उसने क्या करा, उसने पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को लिथियम के रिस्पेक्ट में, लिथियम के रिस्पेक्ट में उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दे दिया गया। मैं टेबल बना रहा हूं, वो टेबल आपको याद रखना है, अगर याद रह जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं रहता है तो बहुत गंदा है। याद रह जाए तो बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, है ना। चलिए, तो हम शुरू करते हैं यहां पे फटाफट। सबका मैं सिंबल लिख देता हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। जितना काम का है वही लिख रहा हूं मैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनर्ट गैसेस के लिए नहीं लिख सकते, इनर्ट गैस कोई बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा करता नहीं है, तो खींचातानी करेगा भी नहीं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं वो। बोरोन एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बस। बाकी किसी को लिखने की जरूरत नहीं है। इन सभी के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिख रहा हूं मैं। लिथियम के लिए मान लिया जाता है 1। कोई सोचेगा सर हीलियम या हाइड्रोजन के लिए क्यों नहीं लिया, लिया था, कोशिश किया था उन्होंने। हाइड्रोजन के लिए मान लो 1 ले लिया, तो हाइड्रोजन का सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर भी होता है। हाइड्रोजन प्लस भी होता है, हाइड्रोजन माइनस भी होता है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो प्लस बनता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो माइनस बनता है, यानी वो दोनों साइड पे खेलता है। अच्छा, कोई बोलेगा सर हीलियम ले लो, अरे यार हीलियम तो इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं लेता भी नहीं, तो क्या उसको मैं लेके करूंगा, कोई फायदा नहीं। तो तीसरा चांस आया लिथियम का। लिथियम सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता है, लिथियम कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उसके लिए क्या मान लिया गया, 1 मान लिया गया। अच्छा, तो उसके रिस्पेक्ट में बेरिलियम कितना होता है, उसके 1.5 टाइम्स होता है। इसके रिस्पेक्ट में बोरोन 2 टाइम्स होता है, ये 2.5 होता है, ये 3 होता है, ये 3.5 होता है, और ये 4 टाइम्स होता है। लिथियम के कंपैरिजन में ये 4 टाइम्स है। इतना पावरफुल है फ्लोरीन कि वो बहुत ही भयंकर तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल कर लेता है। नेक्स्ट, सोडियम 0.9, 1.2, 1.5,
ये हो जाएगा 1.8, ये हो जाएगा 2.1, ये हो जाएगा आपका 2.8, यानी 18 था ना, 21 हो गया ना, तो ये 2 और 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया तो ये 4, और ये हो जाएगा आपका 3, ये 2.8 और ये 2.5। बस ये वैल्यूज डायरेक्टली ऐसे ही याद रख लो। 0.8, 0.8, 0.7, 0.7, इसका जो है 8 यानी 3 यानी 1.1, इसका 1.0, इसका 0.8, इसका 0.8। ठीक है, ज्यादातर आपको काम में ये वाले आने वाले हैं, यहां तक के जो मैंने दिए है उसमें कैल्शियम वाला भी काम नहीं आएगा, ये बाकी सारे जो है वो काम आएंगे, यहां से ये वाले इतने ज्यादा काम में नहीं आते, मगर ये तो लिखने वक्त मैंने दे दिया, अदरवाइज इतने आप याद रख लो, ये काफी है, मोर देन इनफ है। समझ आया? चलो हाइड्रोजन का बचता है, हाइड्रोजन का डायरेक्टली दे देता हूं 2.1। हाइड्रोजन और फास्फोरस का सेम होता है, हाइड्रोजन फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, इसको बोलते हैं EN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा ये चार्ट है, ये चार्ट याद रख लो, ये 0.5 0.5 0.5 बढ़ता है, ये 0.3 0.3 0.3, ये 0.3 जितना ऑलमोस्ट बढ़ता जाएगा, और ये नीचे कम होता है क्या, 4 3.0 2.8 एंड 2.5, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, मगर ये तो यहाँ पे मैच कर जाता है, इसलिए हमने ये डाल दिया है, मगर ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता, ये कैलकुलेशन से मिलता है ना। तो इसको बोलते हैं पोलिंग स्केल, इसको बोला जाता है पोलिंग स्केल। कैमरा थोड़ा नीचे करें अभी। 1.1, कैल्शियम का मैंने 1.1 लिखा है, तो ऊपर से नीचे जाएगा तो घटता जाएगा, और लेफ्ट टू राइट जाएगा तो बढ़ता जाएगा। अब ये मैंने फ्रांसियम वाला इसलिए दिया है क्योंकि फ्रांसियम सबसे कम होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट, ये सबसे हाईएस्ट है और ये सबसे लो है, इसको बोला जाता है टाइगर, टाइगर ऑफ केमिस्ट्री। फ्लोरीन जो है इसका नाम है टाइगर ऑफ केमिस्ट्री, क्यों? किसी को भी खा जाता है वो, किसी के साथ भी फ्लोरीन का रिएक्शन कराओ ना, वो खा जाएगा उसको, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन वो खींच लेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पावरफुल ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, तो किसी को भी वो क्या कर देगा, खा जाएगा। जबकि फ्रांसियम जो है ना वो क्या है, गॉड ऑफ केमिस्ट्री। ये तो टाइगर ऑफ केमिस्ट्री तो नाम दिया गया है, गॉड ऑफ केमिस्ट्री तो मैंने दिया है नाम उसको, ये बकरी है बेचारा, बकरी है, कुछ नहीं कर रहा, कोई भी आएगा ले जा भाई, ले जा इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं चाहिए। वैसे ही वो रेडियो एक्टिव है, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, तो वो क्या करता रहता है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही लूज करता रहता है, ले जाओ ले जाओ सब ले जाओ, है ना। सो बेचारा बकरी ऑफ केमिस्ट्री है, दिस इज द टाइगर ऑफ केमिस्ट्री, फ्लोरीन इज द टाइगर ऑफ केमिस्ट्री। इससे ज्यादा किसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता, और इससे कम किसी का नहीं होता। भाई बात समझ में, ये क्लियर है बेटा इतना, ये समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत है इसमें, याद रखना है पूरा। अच्छा एक चीज फटाफट एक और बता देता हूं, अगर अगर चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज्यादा होगा, किसी भी दो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उठाओ, किसी भी दो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उठाओ और उनका डिफरेंस देख लो, अगर डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो जाएगा तो वो कंपाउंड आपका होगा आयोनिक, अगर 1.7 से कम हो गया तो वो हो जाएगा कोवेलेंट। क्या होगा वो? कोवेलेंट। अगर 1.7 से ज्यादा है तो आयोनिक, 1.7 से कम है तो कोवेलेंट। कल कोई बच्चा मुझे पूछ रहा था, कल कोई बच्चा मुझे पूछ रहा था कि सर आयनिक और कोवेलेंट कैसे पता चले, ये रहा, अब पता चल सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ले लो, चलो करते हैं। सोडियम का कितना 0.9 और क्लोरीन का कितना 3, 3 माइनस 0.9 करो, डिफरेंस लो, 3 माइनस 0.9 कितना आ रहा है, 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आएगा, 2.1, डिफरेंस कितना है इसका 2.1, NaCl के 2.1, वो 1.7 से ज्यादा है क्या? हाँ, तो सोडियम क्लोराइड आयनिक है।
तो सोडियम क्लोराइड आयोनिक है। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये रहा अभी लिया मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन, क्लोरीन इज 3 एंड व्हाट इज हाइड्रोजन इज 2.1। डिफरेंस कितना? 0.9। 0.9, 0.10 कहां पे आता है? 1.7 से कम है ना? हाँ, तो वो कोवेलेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोवेलेंट है। अच्छा, मीथेन CH4, C और H, किसी भी CH4 होता है ना, उसमें से किसी भी दो एटम को ले लो, कार्बन हाइड्रोजन को ले लो, कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस चेक करो कितना आता है। कार्बन का कितना है? 2.5, हाइड्रोजन का कितना है? 2.1, डिफरेंस कितना? 0.4। 1.7 से छोटा है ना, तो वो क्या होगा? कोवेलेंट। हाँ, मीथेन कोवेलेंट होता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पता चल गया ना यहां से आयनिक बॉन्ड कहां पे होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कहां पे। अच्छा, कोई बोलेगा सर 1.7 आ गया तो, अगर 1.7 आ गया तो 50-50, आधा आयोनिक आधा कोवेलेंट। ब्रदर नल्ला बीच में है बेचारा, ना तो कोवेलेंट ना तो आयोनिक, राइट? तो वो हो जाता है 50% आयोनिक 50% कोवेलेंट। देखो, कोई भी बॉन्ड कभी भी 100% आयोनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फजान, फजान साइंटिस्ट था, उसने बोला था कि कभी भी किसी भी बॉन्ड को आप 100% आयनिक 100% कोवेलेंट नहीं बोल सकते, दोनों में थोड़ा थोड़ा दोनों का प्रॉपर्टी होता ही है, राइट? मतलब 1.7 आ गया तो वो 50-50, उससे थोड़ा ज्यादा यानी 1.7 से ज्यादा तो वो आयनिक, 1.7 से कम तो वो कोवेलेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया इसमें इतना? कोई डाउट है, कोई दिक्कत है इसमें? ये एक मैजिक नंबर याद रख लो, ऐसा एक और मैजिक नंबर मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, थोड़ा आगे जाके मैं सिखाऊंगा एक मैजिक नंबर। 1.7 है वो 0.7 है, एक मैजिक नंबर और आएगा, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से आएगा। क्लियर? एप्लीकेशन ऑफ नेगेटिविटी पता चल गया? क्लियर है ना? किसी को कोई आपत्ति? ये टेबल आपको याद करना है, ये टेबल को वापस सही से कहीं लिख लो और हर रोज देखते रहो, हर रोज देखते रहो। टाइगर और गोट, फाइन? क्लियर ना? चलिए आज यहां पे रुकते हैं। बाय बाय, टाटा, सायोनारा, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में वेडनेसडे। बाय बाय।